नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। करीब 2.5 महीने बाद देश एक बार फिर से चुनावी मोड में है। अगले 4 महीने में देश के 4 अहम राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे इन चुनावों में भी जाति जनगणना का मुद्दा गरमाने लगा है। राहुल गांधी एक बार फिर कास्ट सेंसस को अपना एजेंडा बनाकर मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता, जनता का ऑर्डर आ चुका है। प्रधानमंत्री को इसे जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। अगर मौजूदा प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस नहीं करवाते हैं तो दूसरे प्रधानमंत्री करवाएंगे, लेकिन देश में यह होकर रहेगा। आखिर राहुल गांधी जाति जनगणना को क्यों अपना सबसे बड़ा एजेंडा बना चुके हैं? आखिर देश की सियासत में इसका क्या फर्क पड़ा है? यह खास रिपोर्ट। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहे हैं। जातिगत जनगणना चुनाव का हिट फॉर्मूला। हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। ओबीसी आदिवासी दलित किसके लिए क्या करे? हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है? ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है? जातियों की गिनती सियासत में कहां अटकी? ये थेथरोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। संविधान लेके प्रयागराज पहुंच गए। किसका पूछेंगे आप? पहले अपने से तो पूछ लें। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं। पहले आवे सत्ता में तभी ना वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। जाति हिंदुस्तान का सियासी आधार बन चुका है। जाति देश के सियासतदानों के लिए सबसे बड़ा एजेंडा बन चुका है। जाति देश की राजनीति में अब एक अहम सूत्रधार बन चुका है। और तो और जाति देश में चुनावी जीत का एक बड़ा हथियार भी बन चुका है। मेरे लिए ये औजार है। जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है। मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान हो या फिर उसके बाद, राहुल गांधी कास्ट सेंसर को लेकर मिशन मोड पर है। चुनावी भाषणों से लेकर सम्मेलनों के स्पीच तक राहुल अपने इस विजन का जिक्र कर रहे हैं। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो,
इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से काफी पीछे रोकने और विपक्ष की सीटों का आंकड़ा बढ़ने से राहुल गांधी गदगद है। राहुल का हौसला 7वें आसमान पर है। जातिगत जनगणना को हथियार बनाकर राहुल गांधी कांग्रेस के लिए और खुद के लिए रास्ता आसान करना चाहते हैं। इसके जरिए वो चाहते हैं कि पिछले 10 साल से कांग्रेस जो हाशिए पर पड़ी है उसको सत्ता के केंद्र में कैसे लाया जाए, कैसे कांग्रेस का जनाधार इस मुद्दे से जोड़कर अपना बढ़ाया जाए। साथ ही साथ इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को भी पूरी तरीके से चुनौती देने की रणनीति पे राहुल गांधी लगातार काम कर रहे हैं। तभी तो राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को कोई नहीं रोक सकता, ना ही सोशियो इकोनॉमिक सर्वे यानी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को कोई रोक सकता है, ना ही इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा और ना ही आरक्षण में 50% की सीमा रहेगी। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। जातीय जनगणना का सीधा कनेक्शन आरक्षण से है, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के वोट से। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव को देखें तो हिंदू दलितों का 32% वोट इंडिया ब्लॉक को मिला, जबकि एनडीए को 36% दलितों ने वोट दिया। वहीं 31% आदिवासी वोटर्स ने इंडिया गठबंधन को अपना वोट दिया, जबकि 51% आदिवासियों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। लोअर ओबीसी वर्ग ने 25% वोट इंडिया गठबंधन को दिया, तो वहीं एनडीए के खाते में 58% लोअर ओबीसी का वोट आया। अपर ओबीसी की बात करें तो 35% लोग इंडिया गठबंधन के साथ आए, तो वहीं 48% अपर ओबीसी वर्ग ने एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट दिया। इसका असर ये हुआ कि एनडीए की सीटों की संख्या जहां 293 पर जाकर रुक गई, वहीं इंडिया गठबंधन का ग्राफ 234 पर जा पहुंचा, जिसमें दलित और आदिवासी वोटर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि SC/ST के लिए रिजर्व सीटों पर बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा। देश भर में 131 SC/ST सीटों में से बीजेपी के हिस्से में इस बार महज 53 सीटें आई, जबकि 2019 में बीजेपी के पास 77 सीटें थी, यानी सीधे 24 सीटों का भारी नुकसान। वहीं कांग्रेस को अब की बार 31 SC/ST सीटों पर जीत मिली है। पिछली बार कांग्रेस को महज 10 सीटें मिली थी, यानी सीधे 21 सीटों की लंबी छलांग। कुल मिलाकर यह कहा जाना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनावों के नतीजों ने विपक्ष को बैठे बैठाए के सरकार के खिलाफ जातीय जनगणना का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की नैया ही डुबो दी थी, वहीं पर मानो कांग्रेस को एक बड़ी संजीवनी भी इस मुद्दे के रूप में मिल गई। यही कारण है कि अब राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार जातीय जनगणना कराने के लिए दबाव भी डालने लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जातियों की गिनती कराने से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का अपीजमेंट बंद हो जाएगा। लोकसभा चुनाव ने यह दिखाया है कि जातीय जनगणना के एजेंडे से बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व की लाइन को काटा जा सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी 10 बनाम 90 की नई सियासत छेड़ चुके हैं। हिंदुस्तान में 50% आपने कहा कि आधी आबादी ओबीसी है, उसमें आप 15% दलित जोड़ दीजिए, 8% आदिवासी जोड़ दीजिए। माइनॉरिटीज की बात मैंने अभी की भी नहीं, 73 आता है। 73% दलित, आदिवासी, ओबीसी। कॉर्पोरेट इंडिया में 0, मीडिया में 0। आप हो ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को लगने लगा है कि यही जीत का सबसे बड़ा हथियार है?
राहुल गांधी जी बार बार जातीय जनगणना की बात करते हैं क्योंकि उन्हें 2024 के चुनावों में जो सफलता मिली है वो उन्हें लगता है इसी कारण से मिली है कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। लेकिन उन्हें भारत के परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक चुनाव के मुद्दे दूसरे चुनाव में आगे तक नहीं चलते और जातीय जनगणना मुद्दे पर उन्होंने पीछे से क्या करा है। 2011-12 में जब उनके पास ये रिपोर्ट उपलब्ध थी तो उन्होंने क्यों नहीं पब्लिश करी, और अब वो जो नए तरीके से ये मुद्दा उठाते हैं कि हम जातीय जनगणना तो कराते रहेंगे चाहे जैसे हो, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि इन मुद्दों को जनता किस तरीके से बार बार हर चुनाव में लेती है। क्या हर चुनाव में उन्हें यही लाभ मिलता है जो उन्हें 2024 के चुनाव में मिला था। राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेकर पूरी तरह आक्रामक मोड में हैं। आंकड़ों के साथ मोदी सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जनता का आदेश सुना रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल भी पलटवार करने में पीछे नहीं। बीजेपी के साथ उनकी सहयोगी पार्टियां भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। बीजेपी जहां राहुल गांधी को यूपीए सरकार की याद दिलाते हुए उनकी जाति पूछ रही है, तो वहीं सरकार में शामिल दूसरे दल राहुल गांधी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं, ये थेथरोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आप धर्म तो बता दें। आप संविधान लेके प्रयागराज पहुंच गए, लेकिन अपने दादाजी के मजार पर नहीं जा पाए। किसका पूछेंगे आप? पहले अपने से तो पूछ लें। राहुल गांधी जी को जातीय गणना पर, जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जातीय गणना कराया और उस समय हम लोग INDIA में थे, 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पहले आवे सत्ता में तभी ना वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। हालांकि मोदी सरकार में शामिल LJP-R के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इस पर अलग राय। चिराग पासवान भी कमोवेश वही चाहते हैं जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। जातीय जनगणना का असल लक्ष्य ही आरक्षण है, और आरक्षण का मुद्दा इस देश की सियासी पार्टियों का सबसे बड़ा आधार है कि क्षेत्रीय दलों की नींव ही जातियों के आधार पर पड़ी, जिनका वोट बैंक भी जाति विशेष के लोग ही हैं। हर पार्टी का अपना अपना जातीय तबका है। ऐसे में कांग्रेस उस नैरेटिव को तोड़कर जातियों की गोलबंदी अपने पक्ष में करना चाह रही। राहुल गांधी कास्ट सेंसस के मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को सिस्टम यानी कि सत्ता के केंद्र में लाने की लगातार बात कर रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग में इन वर्गों के लोगों को शामिल करने की वो मांग कर रहे हैं। लेकिन राहुल की राह में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, खासकर जिन राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा
गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं, जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड होगा। राहुल गांधी जातीय जनगणना को संविधान की तरह ही दूसरा गाइड बता रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में शायद राहुल गांधी के लिए यही फॉर्मूला मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल अगले 4 महीने में देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा पर पूरे देश की नजर है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी और 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। पिछले कुछ चुनावों के मुकाबले अब की बार हरियाणा का अलग माहौल है। सभी दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है। पार्टी का दावा है कि अब की बार प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, और अगर ऐसा होता है तो पार्टी आलाकमान और राहुल गांधी के लिए स्थिति थोड़ी असहज हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त 2 चेहरे सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। पार्टी जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव प्रचार में उतरी है, वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिरसा से पार्टी के सांसद कुमारी शैलजा अभी से सीएम पद पर दावेदारी ठोक रही हैं। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा है कि सबकी उम्मीदें भी होती हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे समुदाय के रूप से हो, होता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एससी ने, अनुसूचित जातियों ने बहुत मेजॉरिटी में कांग्रेस को वोट दिया है। वैसे भी बैकबोन रही है कांग्रेस पार्टी की, तो उम्मीदें होती हैं। और अगर और लोग अपने आप को या कोई समुदाय या कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं, तो आज के दिन जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है, तो फिर ऐसी समुदाय क्यों नहीं। कुमारी शैलजा का यही बयान हरियाणा में राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल शैलजा दलित बिरादरी से ताल्लुक रखती है। हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद अगर सीएम बनाने की बारी आती है तो स्वाभाविक तौर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर दलित चेहरे को आगे करने का दबाव बढ़ेगा, जबकि जाट नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। पार्टी की रणनीति है। अगर कुमारी शैलजा ये कहती है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूं, तो दलित समुदाय का जो वोट बैंक है वो कुमारी शैलजा के पक्ष में आ जाएगा। जाट, चूंकि भूपेंद्र हुड्डा एक छत्र नेता बने हुए हैं, तो जाट समुदाय ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जाट और दलित का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी कार्ड को कहीं न कहीं चुनौती दे सकता है। अब अगर राहुल गांधी की बात पर गौर करें, तो जिस तरीके से भाजपा ने हिंदुत्व कार्ड खेला है, अब अगर राहुल गांधी जातिगत मतगणना की भी बात कर रहे हैं, तो ये हिंदुत्व की कार्ड नहीं है। बात अगर हरियाणा के जातीय समीकरण की करें तो 20% दलितों के अलावा तकरीबन 35% के करीब पिछड़े वर्ग की भी आबादी है। वही जाट समुदाय की संख्या 22% के लगभग, और इन सभी पर कांग्रेस की नजर। महाराष्ट्र में भी हर चुनाव में जातीय फैक्टर बड़ा मुद्दा रहता है। महाराष्ट्र प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी UDISE रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक प्रदेश में ओबीसी की आबादी 38% से ज्यादा आंकी गई, जबकि 10.5% के करीब SC जनसंख्या है। विधानसभा वाइज देखें तो महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों पर औसतन 15,000 के करीब दलित वोटर्स हैं, जबकि लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर्स किसी भी कैंडिडेट का भविष्य तय करते हैं। और इन तमाम वोटर्स पर अब की बार इंडिया गठबंधन की नजर है। इसके पीछे वजह भी है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी किस तरह राम मंदिर लहर पर सवार होकर हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही थी। वहीं इंडिया गठबंधन संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना को अपना मुद्दा बनाए हुए था। पूरे चुनाव में विपक्षी खेमा अपने मुद्दे पर अडिग रहा, जिसका फायदा भी इंडिया ब्लॉक को हुआ। ऐसे में विपक्ष अब मानकर चल रहा है कि बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व की काट उन्होंने जातीय जनगणना के रूप में निकाल ली। राहुल गांधी जी बार बार जातीय जनगणना की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें 2024 के चुनावों में जो सफलता मिली है वो उन्हें लगता है इसी कारण से मिली है कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। लेकिन उन्हें भारत के परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक चुनाव के मुद्दे दूसरे चुनाव में आगे तक नहीं चलते, और जातीय जनगणना मुद्दे पर उन्होंने पीछे से क्या करा है। 2011-12 में जब उनके पास ये रिपोर्ट उपलब्ध थी तो उन्होंने क्यों नहीं पब्लिश करी, और अब वो जो नए तरीके से ये मुद्दा उठाते हैं कि हम जातीय जनगणना तो कराते रहेंगे चाहे जैसे हो, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि इन मुद्दों को जनता किस तरीके से बार बार हर चुनाव में लेती है।
अब जरा जातीय जनगणना का इतिहास भी जान लीजिए। देश में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना करने की शुरुआत साल 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी के बाद देश में जब साल 1951 में पहली बार जनगणना हुई तो उसमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया। तब से लेकर केंद्र सरकार ने एक नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले से जुड़े मामलों में दोहराया कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। चूंकि जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका था, इसलिए समय समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लग गए। आखिरकार साल 2010 में जब एक बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की तो तत्कालीन यूपीए सरकार को इसके लिए राजी होना पड़ा, जिसके बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई तो गई, लेकिन इस प्रक्रिया में हासिल किए गए जाति से जुड़े आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। इसी तरह साल 2015 में कर्नाटक में जातिगत जनगणना करवाई गई, लेकिन इसके आंकड़े भी जारी नहीं किए गए। जातिगत जनगणना नहीं करवाने के पीछे केंद्र की मोदी सरकार का अपना तर्क है। मोदी सरकार ने कमियों का हवाला देते हुए 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दायर कर कहा था कि 1931 में हुई पहली जनगणना में देश में कुल जातियों की संख्या 4147 थी। वहीं 2011 में हुई जाति जनगणना के बाद देश में जो कुल जातियों की संख्या निकली वो 46 लाख से भी ज्यादा थी। जाहिर है, देश में जिन सियासी दलों का आधार वोट बैंक कोई जाति विशेष है तो उन पर इसका फर्क पड़ेगा। देश की राजनीति में जातीय जनगणना का बहुत बड़ा महत्व है। अब आप जानते होंगे, भारत में सिर्फ जातियों की राजनीति ही ज्यादातर प्रभावी रहती है और इस बार विपक्ष ने इस प्रयोग को कुछ सफल तरीके से 2024 के चुनाव में करा था। लेकिन मुझे लगता है आज की जनता बहुत जागरूक है। अब वो इन चीजों को समझती है कि कौन सी पार्टियां सिर्फ इलेक्शन के समय वोट लेने के लिए इन मुद्दों को उठाती है और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो इन चीजों को भूल जाती है। बहरहाल, राहुल गांधी का जातीय जनगणना का मुद्दा आने वाले दिनों में क्या रंग लाता है, देश की सियासत पर क्या असर डालता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे इतना तो तय है कि चुनावों का रुख मुड़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।